साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, भारत की न्यायपालिका मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में भय पैदा करती है, डर पैदा करती है कि यदि हमारी बात को नहीं मानोगे तो अपमान माना जाएगा और मानहानि का केस चलेगा। तो दोस्तों, न्यायपालिका का बात मानना तो हम सभी लोगों का दायित्व होता है, लेकिन जब वही न्यायपालिका गलत निर्णय देती है तो इसका विरोध करना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है, क्योंकि जन्म से ही ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का निर्माण किया गया है। और यदि इस आधार पे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पे न्यायपालिका न्याय देती है तो इसका विरोध करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सभी लोगों का दायित्व है कि गलत निर्णय का तर्कपूर्ण ढंग से और संवैधानिक ढंग से आलोचना किया जा सकता है। साथियों, देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रचार मीडिया पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित वर्चस्व है। ये सभी लोग आपस में मिलजुल करके, बैठ करके, गुफ्तगू करके ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ निर्णय देते हैं। जैसे मंडल आयोग जब आया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के 9 जज इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, भारतीय संविधान में तो लिखा गया है आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत। अगर ओबीसी की आबादी 52% है तो 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने संविधान के विरोध में जाकर के फैसला सुनाया और कहा कि ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया जाता है। अब एससी एसटी मिलकर के 22%, 22.5% होते हैं और ओबीसी 27%, यानी दोनों मिला दिया जाए तो 49.5% में मूल निवासी 85% के लोगों को आरक्षण मिलता है और 50.5% में सवर्ण जातियां के लोग आरक्षण पाती हैं। तो आरक्षण कौन सबसे ज़्यादा पा रहा है? मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पा रहे हैं कि सवर्ण पा रहे हैं? और नहीं, ऊपर से ये लोग ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को 10% और आरक्षण दे दिए हैं, वो भी आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पे दिए हैं। जबकि भारतीय संविधान में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। यानी कहीं पे भी आर्थिक आधार पे नहीं लिखा गया है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, नॉट फॉर एजुकेशनली इकोनॉमिकली, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये लोग जो है उल्टे आर्थिक आधार पर दिए हैं, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो सवर्णों के पास पहले से ही 79.2% आरक्षण सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में थे। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, भारत सरकार इसे नकार नहीं सकती है। अब 10% ईडब्ल्यूएस के तहत मिल गया है तो इसके मतलब 90% हो गया है। तो 90% में केवल 15% के लोग आरक्षण इस समय पा रहे हैं और 10% में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग पा रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि संविधान के विरोध में जा करके कैसा कैसा फैसला दे करके मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार को छीन रहे हैं। और नहीं, उल्टे ये कहते हैं कि हम तो एससी एसटी ओबीसी में झगड़ा लगाने के लिए कि हम तो तुमको आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन सरकार चमारों को दामाद बना करके सर पे बिठा लिया है, यही तुम लोगों का आरक्षण ले रहे हैं। तो जब एससी एसटी, जब ओबीसी के लोग थोड़ा सा पढ़ लिख करके होशियार हुए तो कहे कि हमारी आबादी तो 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, वो पाकिस्तान में मुसलमान लोग चले गए हैं और ओबीसी की आबादी तो इस समय और बढ़ गई है, तो इसके मतलब हमारा 60-65% भागीदारी चाहिए।
लेकिन यदि मान लेते हैं कि 52% ही है तो 52% ही चाहिए हमको, और अब तक केवल कितना मिला है? 5.4%। और SC ST को 7%। तो अभी SC ST का कोटा ही नहीं पूरा हुआ तो हमारा कहाँ से ले लिया? तो जब धीरे धीरे ये बात जब पिछड़े लोगों को समझ में आई, तो ये जो मुद्दा उठा रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा, तब जा करके इसके साथ लोग धीरे धीरे जुड़ने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला ये है कि OBC को 27% आरक्षण देने के बाद क्रीमी लेयर किया जाता है। क्रीमी लेयर का मतलब, क्रीम का मतलब मलाई और लेयर का मतलब परत, यानी मलाईदार परत। यानी जिस OBC की आमदनी 1 साल का 1 लाख रुपए है उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी जिनके पास इतना पैसा है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना सकते हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे लोग बहुत मलाई काट चुके हैं। उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास दांत है उनको खाने के लिए चना नहीं दिया जाएगा, और जिन लोगों के पास दांत ही नहीं है उसे खाने के लिए चना दिया जाएगा। यानी जो लोग आरक्षण पाने लायक हैं उनको आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा, और जो आरक्षण पाने लायक ही नहीं है उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो जब कोई वैकेंसी निकलती है तो जिसके ऊपर क्रीमी लेयर लागू है वो आवेदन नहीं कर पाता है, और जिसके पास जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो आवेदन कहाँ से करेगा? तो लास्ट में ब्राह्मण रिपोर्ट लगाता है, नॉट फिट फॉर पोस्ट, यानी पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। अब लिखता है कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल, NFS नॉट फाउंड सुटेबल। यानी SC ST OBC के कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं, और जो मिले भी हैं वे लायक नहीं हैं। लायक नहीं है का दूसरा मीनिंग नालायक है। ये सीट खाली जा रही थी इसलिए इसे सामान्य कोटे से भरा जाता है। ला अब एक तरफ से तो आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से समाप्त किया जा रहा है, जिसका परिणाम आप लोग देखे होंगे कि OBC के 314 बच्चे IAS की परीक्षा पास किए थे, लेकिन इन लोगों को क्रीमी लेयर लगा करके हटा दिया। तीसरा फैसला, मंडल आयोग की जो जातियां राज्य स्तर की जातियां से टैली खाती है उन्हें ही मंडल के सूची में शामिल किया जाएगा। तो मंडल के सूची में 3743 जातियां हैं और 1998 जातियां राज्य स्तर के जातियां से टैली खाई। तो यदि 3743 में से 1998 जातियों को निकाल दिया जाए तो 1745 बचता है। इन 1745 जातियों को बहुत ही षड्यंत्र के तहत मंडल के सूची से बाहर कर दिया गया। फिर चौथा फैसला ये सुनाया कि OBC को केवल नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, शिक्षा में नहीं। इसके पीछे का क्या कारण है कि जब OBC के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो फिर नौकरी कहाँ से पाएंगे, इसलिए इनका शिक्षा ही रोक दिया जाए। तो दोस्तों, पहले 22.5% आरक्षण से ब्राह्मण परेशान था, देना नहीं चाहता था। अब मंडल के वजह से 27% और आ गया है। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये तो SC ST के कोटे से कुछ नहीं जा रहा है, ये तो हमारे ही कोटे से जा रहा है। अरे जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारा हरवाही चरवाही दुराही करते थे, जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारे खेत की जुताई करते थे, जूते का सिलाई करते थे, जूते का सफाई करते थे, जिसके बाप दादा आजा परपाजा की इतनी औकात नहीं कि हमारे सामने खटिया पे बैठ सके, आज उसी का बेटा आरक्षण की वजह से कार में बैठ करके बाबू बन करके साहब बन करके हमारे आगमे से ऐंठ के चल जात बा। अरे तू नमस्ते भी नहीं करते, तू तो हमारे छतिये पे कोदो दर्द है। ठीक है, अब हम नौकरी करवावत हैं। तब 1991 में
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उन लोगों ने एक काला कानून बनाया, एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के तहत सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं है, या न रही बांस न रही बजी बांसुरी, यानी आरक्षण ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से करोगे। तो दोस्तों 16 नवंबर 1992 को ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, आधा अधूरा क्रीमी लेयर लगा करके। और आरक्षण देने के पहले ही एक साल 1991 में प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण ही समाप्त किया। तो आरक्षण बाद में दिया, लेकिन आरक्षण पहले समाप्त कर दिया। तो दोस्तों जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे देश में ओबीसी की जनगणना के लिए साइमन कमीशन को बुलाया था, तो उस समय वो लोग जाति आधारित जनगणना कराए थे और अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण दिए थे, आबादी के अनुपात में भागीदारी दिए थे। तो जो हक अधिकार एससी एसटी को 17 अगस्त 1932 को मिला, वही हक अधिकार ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को, यानी 60 वर्ष के बाद मिला। क्यों मिला? इसके पीछे का कारण यह है कि ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ओबीसी के लिए कुछ नहीं किए। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ओबीसी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए साइमन कमीशन को बुलाए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्योतिबा राव फूले का आंदोलन जो माली जात के थे, फिर यार ईबी रामास्वामी का आंदोलन जो गडेरी जात के थे, और छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन जो कुर्मी जात के थे, इन्हीं लोगों को आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन लोगों का आंदोलन क्षेत्रीय था, लेकिन बाबा साहब ने इसे काउंटर करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। लेकिन ओबीसी के लोग गांधी और नेहरू के बहकावे में आ गए। गांधी नेहरू ने ओबीसी के लोगों से कहा कि तुम लोग अंबेडकर के साथ चले जाओगे, आरक्षण ले लोगे तो तुम लोग अछूत बन जाओगे। डॉक्टर अंबेडकर तुमको अछूत बनाना चाहते हैं, तुम लोग बड़ी जात के रहोगे कि छोटी जात को रहोगे। तो ओबीसी के लोगों के दिमाग में आया कि हम आरक्षण ले करके क्यों छोटी जात में जाएं, हम तो बड़ी जाति हैं। इसलिए उन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और गांधी और नेहरू के साथ मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया, लेकिन फिर भी कहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं। आज ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग समझदार नहीं हैं। ये जो है कि जब पढ़ लिख लेंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में 340 डाला अनुच्छेद, 341 और 342 एससी एसटी का तो ओबीसी के बाद दिए, लेकिन ओबीसी का पहले ही जो है अनुच्छेद 340 डाला। और जब 340 डाला और कहा कि एक सरकार आयोग बनावे, आयोग इनकी आबादी का पता लगाएगा और जब रिपोर्ट आएगा उसी के अनुसार शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जाएगा। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब काका कालेलकर आयोग गठन नहीं किए, तब जा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। काका कालेलकर आयोग बाद में गठन किए, उसके बाद मंडल कमीशन आया, तब जा करके उसमें 27% ओबीसी के लोगों को भागीदारी मिला। वो भी आधा अधूरा मिला, आज तक आधे अधूरा है। तो कहने का मतलब अगर ओबीसी को 60 वर्ष के बाद आधा अधूरा यदि आरक्षण मिला है तो ओबीसी के नासमझी की वजह से हुआ है ऐसा। जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो 1932 में ही अधिकार देना चाहते थे। वो तो बाबा साहब के साथ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रह गए थे और उन्हीं लोगों का गणना हुआ और वही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास भी हुआ, मंजूर भी हुआ। इसलिए ये हक अधिकार जो 17 अगस्त 1932 को मिला एससी एसटी को, वो हक अधिकार ओबीसी को
60 वर्ष के बाद मिला, 16 नवंबर 1992 को। तो दोस्तों, कहने का हमारा मतलब यह है कि ये जगह जगह जो है न्यायपालिका हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को रोकने का काम करती है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हक अधिकार दिया था, उसको अब कैसे कैसे समाप्त किया जा रहा है। 16 नवंबर 1992 को ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, क्रीमी लेयर लगा करके। लेकिन वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस समय 5 जज ने संविधान के अनुच्छेद 16(2) में हेर फेर करते हुए ये फैसला सुनाया कि जो एससी एसटी के बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, उनको मेरिट में नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको आरक्षण में ही लिया जाएगा। सोचने वाली बात है कि जो लोग हमको नालायक कहते थे, जब हम लोग लायकी सिद्ध कर दिया तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, इनको आरक्षण में ही लिया जाएगा। तो 2002 में एससी एसटी का नुकसान हुआ और 2007 में एससी एसटी ओबीसी के 96 बच्चे मेरिट में आ गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के गलत निर्णय के कारण, नालायकी की वजह से इन 96 बच्चों को पीछे हटना पड़ा। उसमें से एक बच्चा रामनाथ राम नाम का एक बच्चा मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस बच्चे का मांग जायज है और इनको मेरिट में रखा जाए और नीचे से 96 बच्चों को आरक्षण में रखा जाए। लेकिन जब 5 जज मिलकर के फैसला सुनाए तो कहे कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर के फैसला सुनाए, इसके खिलाफ जो है, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरोध में फैसला सुनाया कि नहीं नहीं, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया है वही सही है, इन बच्चों को आरक्षण में ही लेना चाहिए। तो यूपी में देखे होंगे, जो ये भर्ती हुई थी टीचरों का 70,69,000 का, तो उसमें 19,000 बच्चे तो सामान्य के श्रेणी में आ गए थे, मेरिट में आ गए, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा करके पुनः आरक्षण में रख दिया। यानी हम लोगों का मेरिट भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं ये लोग नालायक हैं, लायक नहीं है, और जब हम लोग लायकी सिद्ध करते हैं तो फिर हमें वहाँ से भगाने का काम करते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर के फैसला सुनाए कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिक्त पद है उसे सामान्य के श्रेणी से भरा जाए। और यही कानून 2008 में ओबीसी के ऊपर भी लागू कर दी। 10 अगस्त 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया कि मेडिकल में और इंजीनियरिंग में कोई आरक्षण नहीं रहेगा। यह राष्ट्र हित में बताए कि जो आरक्षित से डॉक्टर आते हैं वो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कैंची छोड़ देते हैं, फिर पट्टी छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो अनुसूचित जाति के सुरक्षित सीट के लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि जो डोनेशन वाले डॉक्टर बनते हैं वो कैंची चाहे छुरा चाहे चाकू चाहे रुई चाहे पट्टी छोड़ देते हैं। कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि अनुसूचित जाति के लोग डॉक्टर ऐसा किए हैं। इसमें भी बहुत योग्य डॉक्टर हैं, और यदि सवर्णों के डॉक्टरों में इतनी योग्यता है तो फिर ये लोग क्यों यहाँ के नेता विदेश जाकर के दवाई अपना कराते हैं? क्या सवर्ण डॉक्टरों पे उन लोगों का विश्वास नहीं? इस प्रकार से इन लोगों का दोहरा चरित्र उजागर होता है। 1963 में बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर के फैसला सुनाते हैं कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यानी उसी के आधार पे एससी एसटी को 49.5% में रखा जाता है और सवर्णों को 50.5% में रखा जाता है, जबकि सवर्णों की आबादी 15% है। फिर 1981 में अखिल भारतीय कर्मचारी संघ बनाम भारत सरकार के मामले में फैसला सुनाया गया है कि आरक्षण 69% दिया जा सकता है। लेकिन जब इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला आया
तो इस पे जब 9 जज मिल करके फैसला सुनाए तो 1981 के फैसले को आधार न मान करके 1963 के फैसले को आधार माना और ये फैसला सुनाया। तो इसमें जजों की बदमाशी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? न्यायपालिका का दोहरा चरित्र नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हमारे देश में जो 1 बेर 2 बेर 3 बेर जुडिशियल परीक्षा में जो अधिवक्ता फेल हो जाते हैं, वही कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं। और वो जज जो है कि मनुवादी जज होते हैं, वही जो है कि मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ आए दिन फैसला सुनाते रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे मायावती हुआ, अखिलेश हुए, लालू प्रसाद हुए, नीतीश कुमार हुए, तेजस्वी हुए, यही लोग इस न्यायपालिका के गलत निर्णयों की नतमस्तक हो करके मार झेल रहे हैं। ये लोग सीबीआई का डर दिखाते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं और आपके आवाज को बंद करने का काम करते हैं। ये तो जो है कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग इस बात को उजागर कर रहे हैं, पब्लिक में ला रहे हैं। ये बात जो है कोई ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं बता सकती है, ये केवल मूल निवासी बहुजन समाज के चैनल वाले ही बता सकते हैं। आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपना चैनल खोले हैं, उनको आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे चैनल को देखिए या सब्सक्राइब करिए, चाहे कुछ भी ना करिए, लेकिन जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो चैनल है उनको ढूंढ करके आप लोग देखिए। क्योंकि अब गोदी मीडिया समझ गई है कि सोशल मीडिया एक ग्लोबल मीडिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिखाती है। इसलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इनके व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो हम ही लोग जो 120 करोड़ मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हम ही तो उनको देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाइए, इससे हम लोगों को, हम मूल निवासी बहुजन के छोटे छोटे यूट्यूबर को एक हिम्मत मिलती है, जोश मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम लोग आपको छोटी छोटी और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।